इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो डेवलप बाय जेम्स होसलिंग एट अ सन माइक्रोसिस्टम इंट्रोड्यूस जावा इन 1995 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। इट इज वन द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी ऑफ ऑल टाइम, यानी ऑल टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा जो है वो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर है। यानी अदर लैंग्वेज टू एज कम्पेयर टू देखा जाए तो उसके वर्जन्स या उसकी चीज़ें या उसके फ्रेमवर्क में इतना ग्रो नहीं हुआ है जितना जावा के अंदर हुआ। ठीक है, यानी एयर्स के हिसाब से 1995 के बाद से जो बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेडेशन हुई है वो इस लैंग्वेज के अंदर हुई है और बजाय इसके के बाकी और लैंग्वेजेस के। फर्स्ट कंप्यूटर हमारा कौन से ईयर में आया था? फर्स्ट जनरेशन 1965। ठीक है, तो 60s क्या आप कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम था, उसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और उसके हिसाब से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इम्प्रूव हो रही थी, बहुत स्लो चीज़ें चेंज हो रही थी। लेकिन जावा के आने के बाद आपकी ग्रोइंग इन प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट हो चुकी थी। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम की अगर बात की जाए तो दो तरह के प्रोग्रामिंग पैराडाइम होते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम होते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास एक प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे, फिर उस प्रॉब्लम की और सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे और उनको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर दें। In a structured programming paradigm, the application development is decomposed into a hierarchy of a subprogram. यानी एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने मल्टीपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करा और फिर उसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। A method writing a computer program that use, ठीक है, हम मेथड राइटिंग यूज करते हैं इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। लेट्स सपोज स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए टॉप डाउन अप्रोच होती है, मैनेजर बैंक एक्टिविटीज मैनेज करनी है। राइस इंटरेस्ट उसको अलग डिफाइन किया मॉड्यूल को, कस्टमर ट्रांजैक्शन अलग डिफाइन है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट, राइस इंटरेस्ट फॉर अ सेविंग अकाउंट, राइस इंटरेस्ट फॉर द अदर अकाउंट। इंटरेस्ट होता है कि जो बैंक में से हम लोन लेते हैं या उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये बैंक मैनेजमेंट है। तो बेसिकली इसमें कहने का मकसद ये है कि आपके पास बैंक की जो एक्टिविटीज होती है ना, आप उसे अलग 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 सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हो और उनको अलग अलग रिजॉल्व करते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू। सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम द चेंज रिक्वायर्ड, द चेंज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, रिलायबल सॉफ्टवेयर, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये रिलायबल होता है और रीयूजेबल होता है। इस सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं पे मुझे अगर चेंज चाहिए तो चेंज इधर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिर वो इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब मैं चेंज नहीं कर सकती। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हर चीज हर एक के ऊपर डिपेंडेंट है। बात समझ रहे हो? इधर क्या है? रिलायबल है, रीयूजेबल है, यानी आप उसको कहीं और दोबारा से यूज कर सकते हो। थिंक इन टर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट डू थिंग्स। ठीक है, डिवाइड्स एप्लीकेशन इनटू 3 एक्टिविटीज में हम डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को जब आप मिलाते हो तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो और इन तीनों को मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। एनालाइज, डिजाइन एंड प्रोग्राम। एनालाइज के अंदर आपके पास डायग्राम्स बनती हैं, ठीक है, और ये आपके पास डिजाइनिंग होती है, ठीक है, क्लास डायग्राम, इस तरह की चीजें होती है। देन प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कोडिंग वगैरह आती है। ठीक है, अब ऊप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्लास है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। जो हमारे पास बेसिक मेन 4 पिलर हैं वो है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये ऊप के 4 पिलर हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट एंड क्लास हमारे पास इसके साथ एड ऑन होता है। ये पिलर्स नहीं है लेकिन ये इसका पार्ट है।
ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। दुनिया की हर चीज की अगर मैं बात करूँ तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे फैन हो, कुछ भी, वो सब ऑब्जेक्ट है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट शेयर अ 2 कैरेक्टरिस्टिक। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो उसका स्टेट और उसका बिहेवियर। स्टेट में क्या आता है? उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका लुक क्या है। बिहेवियर में क्या है कि वो क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो उसका बिहेवियर है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो अगर हम बात करें लेट्स सपोज फैन, तो फैन का कलर कौन सा है, उसके विंग कौन कितने, ये सारी उसकी स्टेट है। अब उसकी फंक्शन में ये आता है कि वो ऑटोमेटिक है, रिमोट से ऑपरेट हो सकता है, नहीं हो सकता, फास्ट उसमें ऑप्शन है, स्लो करने का ऑप्शन है या नहीं, ये उसकी फंक्शनैलिटीज आती है, ये उसका बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, बाइसाइकिल आल्सो हैव स्टेट में उसका मॉडल, यानी आप बाइक की बात करते हो उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है। बिहेवियर में चेंजिंग हेयर, चेंजिंग पैडल, ठीक है, ये सारे अप्लाई ब्रेक, ये सारे इसके क्या है, जो एक्शन आप परफॉर्म करते हैं वो सारे क्या है, इनके बिहेवियर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्लास की अगर बात की जाए तो क्लास बेसिकली क्या है? अ क्लास इज द सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास बना लेते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ चेयर की, टेबल की, तो ये मेरे पास बेसिकली किस क्लास में आते हैं? फर्नीचर के। बात समझ में आई? तो हम बेसिकली एक क्लास बना देते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का या किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो क्लास बेसिकली हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, हमारा प्लान है, टेम्पलेट है, जो कि मुझे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के बारे में बताता है। नॉर्मली अगर आप बात की जाए तो कहीं पे अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है अपार्टमेंट की, तो उसका एक फ्लोर प्लान होता है, उसी फ्लोर प्लान को देखते हुए बाकी के ऊपर फ्लोर बनते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना हर फ्लोर के लिए अलग अलग नक्शे बने हुए हो, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लोर है वही सेकंड फ्लोर पे भी सेम वैसे ही, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी आप एक ही तरह की क्लास, एक ही तरह के टेम्पलेट के ऊपर काम करते हुए आगे मूव हो रहा है, सही है। क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे चीजें जब क्रिएट करोगे तो और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इधर इन्होंने एक एग्जांपल दी है, ऑल कार ऑब्जेक्ट हैव एट्रिब्यूट्स सच एज कलर, मेक और मॉडल। These objects can be grouped under a single class car, ठीक है। अगर मैं कार की क्लास बनाती हूँ तो जितनी भी कंपनी की कार है वो सब इसके अंदर रिलाई करती है, ठीक है। अब उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? स्टेट से, कि भाई कौन सा मॉडल है, मैन्युफैक्चर कौन सी है, कलर क्या है, कौन से ईयर की है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें इसकी स्टेट से, इसके बिहेवियर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन कार का मतलब है दुनिया में जितनी भी गाड़ियां हैं सबके बारे में बात करें, सही है। अब चाहे वो किसी भी तरह की कैटेगरी में आती हो, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स कार हो, चाहे वो आपकी नॉर्मली कार हो, चाहे, ठीक है, चाहे वो पिक एंड ड्रॉप हो, कुछ भी हो, वो कार है तो वो है, ठीक है। और अगर मैं व्हीकल की क्लास बनाती हूँ तो व्हीकल की क्लास में क्या है? आपका रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, बाइक सब आ जाता है, ठीक है। पिलर्स ऑफ ऊप जो मैंने आपसे कहा था, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या चीज होती है? एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ जर्नल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स टू शो ओनली द नेसेसरी डिटेल टू द क्लाइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन का मकसद ये होता है कि सिर्फ नेसेसरी डिटेल मैं क्लाइंट को बताऊं, बाकी कुछ ना बताऊं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आज सबके पास स्मार्टफोन है, सही है। जब आप फोन अपना ओपन करते हो और मेन्यू पे जाते हो तो आपके पास सारे आइकन्स नजर आते हैं। आपको पता है मैं ये आइकन खोलूंगा तो मेरे पास ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन यू डजंट नो कि इसके पीछे कोड क्या हुआ, नहीं पता ना इसके पीछे कोड क्या हुआ। यानी तुम्हें सिर्फ ये पता है इससे ये काम हो रहा है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर की हुई जितनी तुम्हारे लिए नेसेसरी है। बात समझ में आ रही है? जो अननेसेसरी चीज है वो तुम्हें पता ही नहीं है, वो तुम्हारे लिए हाइड है,
जैसे कि उस एप्लीकेशन का कोड क्या है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए अननेसेसरी है, वो हाइड है, तो वो एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम सिर्फ मेन चीजें डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन हम उसको कहीं और करते हैं। एग्जाम्पल है मॉनिटर ऑन एंड ऑफ, सिंपल बात है। The user doesn't need to know how much about the chip function। ठीक है, मैंने बटन प्रेस करा, ऑन कर लिया, बटन प्रेस कर दिया, ऑफ कर दिया, मुझे नहीं पता इसकी जो चिप के ऊपर क्या वायर के हिसाब से सेटिंग हुई है, किस तरह का सर्किट डिजाइन है कि मेरे बटन प्रेस करने पे ये ऑन एंड ऑफ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? सेम मोबाइल वाली एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया आपको, मतलब आपको ये पता है कि इससे ये काम हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसके बैक एंड में क्या चल रहा है, वो हमारी एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है लोकलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद एन ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो लीड टू इंफॉर्मेशन हाइडिंग। बेसिकली ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए यूज की जाती है, डाटा एंड बिहेवियर। लेकिन इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है आप सब माशाल्लाह सबके पास फेसबुक अकाउंट है ना, आप अगर कोई पोस्ट शेयर करते हो, यू हैव अ कंट्रोल, ओनली मी, पब्लिक, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। मुझे अपनी इंफॉर्मेशन यानी मुझे अपनी पोस्ट किसके साथ शेयर करनी है और किसके साथ शेयर नहीं करनी, तो ये मेरा डाटा हाइडिंग है। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, यानी मुझे अपना डाटा कहाँ और कैसे किसके साथ शेयर करना है, इस चीज का कंट्रोल मेरे पास होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के लिए हम जो है वो यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, मतलब एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, और एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये 3 एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं इनकैप्सुलेशन के लिए, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही होता है कि आप डाटा हाइड करने की बात कर रहे हैं। डाटा हाइड करना है, मुझे स्टेट छुपानी है, बिहेवियर हटाना है, नहीं बताना, तो मैं उसको किस तरह कंट्रोल करूंगी, वो आप एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हुए इनकैप्सुलेशन अप्लाई कर लेते हैं। इनहेरिटेंस की बात की जाती है। इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस का मतलब है एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास ड्राइव हो रही है। एक क्लास है, उसकी सब क्लास आप ड्राइव कर रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बेस क्लास होती है, उसके इससे ड्राइव करी हुई जो है वो क्लास होती है, उसको हम कहते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी। लेट्स सपोज मैंने कहा कि व्हीकल मेरी एक क्लास है, तो व्हीकल के अंदर मैं एक कार बनाऊंगी, तो कार मेरी एक व्हीकल से निकली हुई है ना क्लास, ड्राइव क्लास है। बाइक के लिए बनाऊंगी तो वो मेरी अलग क्लास है, ट्रक के लिए बनाऊंगी तो मेरे लिए वो एक अलग क्लास है। ये सारी क्लासेस है, लेकिन इन सब की पेरेंट क्लास कौन सी व्हीकल है, समझ में आई बात? तो ये सारी आपस में ये सिबलिंग क्लासेस भी हैं, ठीक है, और है ये ड्राइव हुई भी आपकी व्हीकल से। ठीक है, या आप इस तरह कह सकते हो, मेरे पास एक क्लास है शेप, और इसकी ड्राइव क्लास में ओवल शेप हो गया, नहीं खैर शेप है हमारे पास, तो शेप के लिए हम और फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास और कौन सी क्लासेस हम बना सकते हैं इसके साथ। ठीक है, क्लास से क्लास निकली हुई हो तो वो पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि वन इंटरफेस और मैनी फंक्शन। इंटरफेस एक ही है लेकिन फंक्शन बहुत सारे। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, रियल वर्ल्ड से मैं बता रही हूँ, बेस्ट एग्जांपल ये है, एज अ ह्यूमन आप एक हो, सिंगल हो। मैं जैसे लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं तो इंटरफेस का मतलब है कि वन इंटरफेस यानी एक ऑब्जेक्ट के बारे में या एक चीज के बारे में, लेकिन उसकी फॉर्म्स मैनी है। किस तरीके से, अगर मैं कहूं देखो एट अ टाइम मैं किसी मॉड्यूल के ऊपर एक टीचर हूं, एक डॉटर हूं, ठीक है, एक सिस्टर हूं, तो मेरी ही मल्टीपल फॉर्म्स है और उसी के डिफरेंट सिनेरियो।
एज अ टीचर मेरा बिहेवियर इन स्टेट अलग है, एज अ डॉटर मेरा बिहेवियर इन स्टेट अलग है, ठीक है, एज अ सिस्टर मेरा बिहेवियर इन स्टेट अलग, यानी एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म्स है, ठीक है, और वो हर डिफरेंट फॉर्म पे अलग उसका बिहेवियर होगा। बात समझ गए? तो एक ही चीज के अगर मल्टीपल फॉर्म्स की मैं बात कर रही हूं तो वो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। समझ गए? अब एक मैन की एग्जाम्पल ले लो, वो एक फादर है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक सन है, ठीक है, एक हस्बैंड है, तो 4 चीजें तो मैंने आपको यही बता दी, ठीक है, फिर वो एक ब्रदर है तो 5, ठीक है, तो एक ही बंदे के 5 किस्में हैं, लेकिन हर स्टेट में उसका बिहेवियर डिफरेंट है, तो एक इंटरफेस के मल्टीपल फॉर्म, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। समझ गए? जावा जो है वो आपकी हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज वेल प्लेटफॉर्म यूज्ड टू डेवलपिंग एप्लीकेशन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट की जा सकती है, क्योंकि ये ओपन सोर्स, ये कोई बाउंड नहीं है कि .NET फ्रेमवर्क होगा तो ये उसी पे चलेगी। ओपन सोर्स है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको चला सकते हो, चाहे .NET पे चलाओ, चाहे इसे लिनक्स पे चलाओ, यूनिक्स पे चलाओ, मैक पे चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, ठीक है, ये चल जाएगी, ठीक है। ये फीचर्स हम बाद में इसको कवर अप करेंगे, ये बेस सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, सिक्योर, जब हम पढ़ेंगे तो ये साथ साथ खुद ही क्लियर हो जाएंगे। जावा प्लेटफॉर्म में हमारे पास कंटेन्स जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, JRE, विद अ कंपोनेंट नेम जावा वर्चुअल मशीन, JVM। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है और जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। Platform combination of hardware and a software create an environment for the execution of an application. Platform combination होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के वो एक environment create करता है ताकि एप्लीकेशन आपकी चल सके। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है और जावा वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन है क्या हमारे पास? It is an executable engine that create an environment for the executing Java compile code that is a bytecode। ये जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है, वो आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इट नोज एज अ वर्चुअल मशीन बिकॉज इट इज इमिटेशन ऑफ अ जावा प्रोसेसर ऑन अ फिजिकल मशीन। इसका बेनिफिट ये होता है जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चल सकता है, ठीक है। जैसे इधर देखो बाइट कोड है, जावा का आपने कोड करा, कंपाइलर ने कंपाइल किया, बाइट कोड करके एक क्लास बना दी। अब मैं इसको विंडोज 32 पे यानी विंडोज पे चलाऊं, ठीक है, ठीक है, यूनिक्स पे चलाऊं या मैक पे चलाऊं, ये मेरे जावा वर्चुअल मशीन है। ये बाइट कोड तीनों पे चल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास मुझे मैक के लिए कुछ लिखना है तो मुझे अलग तरीके से डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मैंने जावा का कोड करा, कंपाइल करा, कंपाइलर ने मुझे एक बाइट कोड की क्लास बना दी, वो मेरी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल सकती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये जो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और ये हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो ये इन सब पे आराम से आप इसको चला सकते हो। एडिशन ऑफ जावा के अंदर एडिशन की बात की जाए तो जावा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइस है, माइक्रो एडिशन था। जावा टेक्नोलॉजी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एडिशन, और हाई एंड सर्वर एप्लीकेशन के लिए एंटरप्राइज एडिशन। यानी पहले ये मोबाइल की हद तक था तो माइक्रो एडिशन था ये, जब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आया तो स्टैंडर्ड एडिशन हो गया, ठीक है। और जब ये सर्वर वगैरह के लिए कहीं यूज की जा रही है कोडिंग वगैरह तो ये एंटरप्राइज एडिशन कहलाता है। जावा स्टैंडर्ड एडिशन इज द बेस ऑफ प्लेटफॉर्म की बेस कहलाती है। डेवलपर यूज द जावा SE प्लेटफॉर्म टू डेवलप अ कंसोल एंड नेटवर्किंग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन या नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। एंटरप्राइज एडिशन जो होता है वो आपकी EE कहलाती है। बिल्ड ऑन अ टॉप ऑफ जावा SE प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर डेवलपिंग एंड
deploying distribution scalable and multi-tier enterprise application. These application are large, सर्वर साइड होती है, बिजनेस एप्लीकेशन होती है और कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक के लिए यूज की जाती है. मोबाइल एडिशन जो होता है वो आपके पास नॉर्मली आपके पास मोबाइल डिवाइसेस के पीछे जो जावा के कोड्स होते थे उसके लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, डाउनलोड करने के लिए मेरे पास ये एक लिंक दिया हुआ है. लिंक है, लिंक मैं खोल के दिखा रही हूँ. हाउ टू इंस्टॉल अ जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. ठीक है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें गिवन है. ठीक है, कि आपको क्या क्या चीजें डाउनलोड करनी है. बात समझ में आ रही है, और किस तरीके से आप इसको करोगे और किस तरीके से चलाओगे. ठीक है, इंस्टॉलिंग जेडीके, आपने लेटेस्ट वर्जन का जेडीके आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है. डेवलपमेंट किट इंस्टॉल हो गई, ये आपका जेडीके. पहले आप जेडीके अलग से करोगे. ठीक है, नेटबीन अलग इंस्टॉल होगा. नेटबीन इंस्टॉल करते वक्त वो आपसे जेडीके का पाथ मांगता है, तो पहले हमें जेडीके इंस्टॉल करना है, यानी जावा डेवलपमेंट किट. ठीक है, तो जेडीके जहां इंस्टॉल हो रहा होगा ना उसका ये पाथ आ रहा है कि कहां इंस्टॉल हो रहा है. ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो गया, एडवांस सेटिंग है, एडवांस में आ जाओ. फिर इसकी सेटिंग्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल में आते हैं, और एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ये पाथ होता है. ठीक है ना, कि ये कहाँ मौजूद है, क्या है. तो आप इस पाथ को क्या करते हो, न्यू करने के बाद यहाँ अगर आते हो, ये प्रोग्राम से पूरे स्टेप इसमें गिवन है, आपने ये जाके लिख देना. ठीक है, रिप्लेस कर दो. तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हो. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हो अगर तुम यहाँ पे आके पाथ चेंज करते हो. अगर पाथ चेंज नहीं करोगे तो नेटबीन करके हम वही चलाएंगे. ठीक है, और जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम चलाते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट से हमारे पास होता ये है, डॉट जावा की आप कोई भी क्लास बना लोगे, कोई भी क्लास बनाई उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो हो जाएगी आपके पास. इंस्टॉल जेडीके 15. ठीक है, एप्लीकेशन यूटिलिटीज, ये आपको मैक के ऊपर बता रखा है किस तरह इंस्टॉल करेंगे. ये जो नॉर्मल विंडोज पे था, आपने विंडोज पे सिर्फ इंस्टॉल करके इसको छोड़ देना. मैं इसकी जरा इंस्टॉलेशन देख लूं अगर मुझे मिल जाती है. लिंक तो गिवन है, लेकिन एक